जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले 2 दिन से हमारे चैनल के ऊपर एक भी वीडियो नहीं आई है। इसके पीछे का कारण मैं आपको बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर राज्य में किश्तवाड़ नाम की डिस्ट्रिक्ट है और किश्तवाड़ में दच्छन नाम की एक जगह है। वहां पर डंगडुरू पावर प्रोजेक्ट चल रहा है और 2 दिन पहले इसी प्रोजेक्ट में एक एक्सीडेंट हुआ था जहां पर 8 से 10 लोगों की मौत हुई थी। उनमें से एक मेरे रिलेटिव भी थे और उन्हीं के अंतिम संस्कार को अटेंड करने के लिए मैं गया हुआ था। इसलिए पिछले 2 दिन से हमारे चैनल के ऊपर एक भी वीडियो नहीं आ पाई। बढ़ते मेन न्यूज की तरफ तो वो निकल कर आ रही है यूक्रेन और भारत को लेकर। अब आपको पता है कि कुछ दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री जापान में G7 समिट को अटेंड करने के लिए गए थे। अब भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन जापान ने भारत के साथ साथ कुछ देशों को गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया था। अब हुआ क्या कि जापान ने यूक्रेन को भी इनवाइट किया था, यानी यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को भी जापान की तरफ से इनविटेशन गया था। लेकिन जापान ने इसके बारे में बाकी किसी भी लीडर्स को नहीं इन्फॉर्म किया था। भारत को भी नहीं पता था कि जापान में यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की आ रहे हैं। हुआ क्या कि जैसे यूक्रेन का डेलीगेशन G7 समिट को अटेंड करने के लिए जापान पहुंचा, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ जो यूक्रेन की सरकार के बाकी ऑफिशियल्स थे, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक मीटिंग रखने की रिक्वेस्ट की और जो भारत का डेलीगेशन था उन्होंने इस रिक्वेस्ट को माना, जिसके बाद भारत के प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इन दोनों के बीच एक मीटिंग भी हुई। और जो ये मीटिंग हुई ना, इसमें ज़ेलेंस्की ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी से यूक्रेन युद्ध को रोकने, रशिया के ऊपर प्रेशर बनाने की रिक्वेस्ट की। इसी के साथ व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी से ये भी रिक्वेस्ट की कि यूक्रेन को वापस अपने पैरों के ऊपर खड़ा होने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए मदद चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन एड चाहिए, भारत उसको जारी रखे। अब दोनों लीडर्स के बीच ये मीटिंग खत्म हुई। उसके बाद ज़ेलेंस्की वापस अपने देश यूक्रेन चले गए और प्रधानमंत्री मोदी वहां से पापुआ न्यू गिनी और फिर ऑस्ट्रेलिया चले गए। अब हुआ क्या कि G7 समिट में प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की मीटिंग को अभी 8 से 10 दिन भी नहीं हुए थे, लेकिन यूक्रेन ने भारत की एक फर्म के ऊपर बहुत ही कड़े सैंक्शंस घोषित कर दिए हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द प्रिंट के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। यूक्रेन ने कुल 26 कंपनीज को वॉर स्पॉन्सर्स का टैग देते हुए ब्लैकलिस्ट करने की घोषणा की है, जिनमें भारतीय कंपनी का भी नाम है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब जैसे टाटा ग्रुप है और टाटा ग्रुप के अंडर कई सारी कंपनीज आती हैं, ठीक उसी तरह सीके बिरला ग्रुप है और उसकी एक सब्सिडरी है जिसका नाम है NBC बेरिंग्स। अब NBC बेरिंग्स करती क्या है कि ये बेरिंग्स बनाती है। अब बेरिंग का इस्तेमाल होता है व्हील्स में, यानी टायर्स के साथ, और जो भारत की NBC बेरिंग्स है वो ऑटोमोटिव, रेलवेज, इंडस्ट्रियल सेगमेंट्स, नॉन मिलिट्री एप्लीकेशंस और इसके साथ कई सारे पर्पसेस के लिए बेरिंग्स मैन्युफैक्चर करती है। और जो ये बेरिंग्स बनाते हैं वो दुनिया के 30 से ज्यादा देशों को एक्सपोर्ट किए जाते हैं। अब हुआ क्या कि साल 2022 से 23 यानी जो पिछला साल था, उसमें NBC बेरिंग्स ने $12.3 मिलियन यानी 101 करोड़ रुपए के बेरिंग्स रशिया को एक्सपोर्ट किए थे। अब ये नॉर्मल सी बात है, भारत की कई सारी कंपनीज रशिया के साथ ट्रेड करती हैं। अब जो ये बेरिंग्स थे, ये हो सकता है कि रशिया की रेलवेज के लिए थे, या फिर हो सकता है कि जो रशिया की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, जो वहां पर 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स मैन्युफैक्चर होते हैं, उनमें फिट किए जा सकते हैं। लेकिन यूक्रेन का कहना है कि भारत की जो ये बेरिंग्स थे, ये रशिया अपने टैंक्स, आर्टिलरी गन्स, आर्मर्ड व्हीकल्स में इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन की नेशनल एजेंसी ऑन करप्शन प्रिवेंशन यानी NACP नाम की एक एजेंसी है जो वहां पर करप्शन से संबंधित मामलों को देखती है। अब NACP ने क्या कहा है कि भारत की ये कंपनी बहुत ही भारी मात्रा में रशिया को बेरिंग सप्लाई कर रही है और रशिया ये बेरिंग्स अपने टैंक्स में इस्तेमाल कर रहा है, यानी जो टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स और आर्टिलरी गन्स ये सब इस्तेमाल करके वो यूक्रेन के ऊपर चढ़ाई कर रहा है और यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहा है। ये इसी भारतीय कंपनी के कारण ही हो रहा है। अब यूक्रेन इन सब का पूरा दोष भारतीय कंपनी के ऊपर मरते हुए भारतीय कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। अब आप सोचिए, यहाँ पर हम बेरिंग्स की बात कर रहे हैं जिसके काफी सारे इंडस्ट्रियल यूज हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये जो बेरिंग्स हैं ये कोई हथियार हैं या वेपन है या फिर इनसे रशिया यूक्रेन के ऊपर डायरेक्ट हमले कर रहा है, लेकिन फिर भी यूक्रेन ने इतनी छोटी सी बात के ऊपर भारत की कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, जिसके बाद अब ये भारतीय कंपनी यूक्रेन के साथ बेरिंग्स को लेकर कोई भी ट्रेड नहीं कर सकती है। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर यूक्रेन भारत की कंपनीज के ऊपर इस तरह से बहाने मारकर उनको ब्लैकलिस्ट करेगा या फिर छोटी छोटी बातों के ऊपर भारतीय कंपनियों को अपने देश में बैन करेगा, तो भारत किस तरह से यूक्रेन की मदद करने के लिए सामने आएगा। हमने अभी तक हजारों टन ह्यूमैनिटेरियन एड यूक्रेन को दे दी है, लेकिन यूक्रेन की तरफ से क्या किया गया कि सबसे पहले जो उनका भारत में एम्बेसडर था, यूक्रेन ने उसको वापस बुला लिया। उसके बाद यूक्रेन ने अमेरिका से मांग की कि अमेरिका भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाए, क्योंकि भारत रशिया से अभी भी क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है। उसके बाद यूक्रेन ने पिछले साल भारत के 3 ऑफिशियल्स को पूरी तरह से ब्लैकलिस्ट कर दिया था, यानी अपने देश में उनकी एंट्री को पूरी तरह से बैन कर दिया था। उसके बाद अब इस साल यूक्रेन ने भारत की कंपनीज को ही ब्लैकलिस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। खैर, आप इस युद्ध में किसको सपोर्ट करते हैं, रशिया या फिर यूक्रेन को?